हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 46 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है कार्बन बॉर्डर टैक्स। दोस्तों, कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है और इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन सी है और आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण क्या है, इन सभी बातों के आज के इस वीडियो में जानेंगे। और कार्बन टैक्स लगाने का क्या कारण है और सबसे पहले कार्बन बॉर्डर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या परमाणु ऊर्जा पर कार्बन टैक्स लागू होगा या नहीं, इसमें क्या मुद्दे आ सकते हैं और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे दृष्टि के द्वारा जो ये मैगजीन दिया जाता है वह प्रति मंथ कि जो मैगजीन है उनका सभी का टॉपिक हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको रेगुलर इससे संबंधित जो टॉपिक है वो आप तक पहुंचता रहेगा। और अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। तो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारत सहित बेसिक BASIC यानी ब्राजील और ये क्या है संयुक्त साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ठीक है, देशों ने शर्म अल शेख मिस्र में पार्टियों के सम्मेलन COP यानी कॉप के 27 यानी 27वें संस्करण में यूरोपीय संघ EU द्वारा प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर टैक्स का संयुक्त रूप से विरोध किया। तो विरोध करने का क्या कारण है, इन सभी बातों के आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देखेंगे तो इस टॉपिक को समझना और आसान हो जाएगा। जैसे क्या है कि क्या आपके विचार में भारत सहित बेसिक देशों द्वारा कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध करना उचित है? यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगा? ठीक है, तो आपके लिए यह बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जरूर इकोनॉमिक्स के, ये क्या है, इकोनॉमिक्स से संबंधित यह टॉपिक है, तो आप अच्छे से जरूर देखें इस वीडियो को। तो इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो यूरोपीय संघ ने वर्ष 2026 से प्रभावी रूप से सीमेंट और स्टील जैसे अत्यधिक कार्बन सघन उत्पादों पर कर लगाने के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म नामक एक नीति का प्रस्ताव दिया था। अगला पॉइंट है कि बेसिक, जिसमें ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन समूह ने इस कदम का विरोध किया है। अगला पॉइंट है कि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो काफी हद तक कोयले पर निर्भर हैं, इन्होंने कई वर्षों से जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने के अपने अधिकार को दोहराया है। ये इनके प्रमुख बिंदु है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण क्या है। तो विश्व बैंक के अनुसार आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण एक ऐसा उपकरण है जिसे कोई संगठन आंतरिक रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, खतरों के संबंध में अपना निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत इसे लागू करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सरकारों के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण करने के विकल्प राष्ट्रीय परिस्थितियों और राजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित है। जरूरी कार्बन मूल्य निर्धारण पहल करने के संदर्भ में एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ETS और कार्बन कर सबसे उपयुक्त है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2017 तक 42 देशों और 25 उप क्षेत्राधिकार शहरों, राज्यों और क्षेत्रों ने पहले से ही कार्बन मूल्य निर्धारण की पहल की है। अगला पॉइंट है कि भारत ने वर्ष 2060 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 40% विद्युत उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इससे भारत के कार्बन उत्सर्जन के वर्ष 2005 के स्तर के मुकाबले 1/3 होने की संभावना है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत को वर्ष 2030 से पहले कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु कड़े कदम उठाने होंगे ताकि वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। अब देखते हैं कि कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है, CBT। तो कार्बन टैक्स या कार्बन कर प्रदूषण पर लगाए जाने वाला एक तरह का कर होता है।
कार्बन आधारित ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस के जलने पर होने वाले प्रदूषण पर यह कर लगाया जाता है। अगला पॉइंट है कि कार्बन कर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए एक मुख्य नीति है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमारी जलवायु को अस्थिर और नष्ट कर रहा है। अगला पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस GHG ग्रीन हाउस गैस का एक स्वरूप है। इसकी जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका होती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट कि कार्बन टैक्स लगाने का क्या कारण है। ठीक है, तो जिसमें पहला पॉइंट है कि यूरोपीय संघ और जलवायु परिवर्तन समन। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करने की घोषणा की है। अब तक इन स्तरों में 24% की गिरावट आई है। जिसमें सब पॉइंट है कि हालांकि आयात से होने वाले उत्सर्जन का यूरोपीय संघ द्वारा CO2 उत्सर्जन में 20% योगदान है, जिसमें और भी वृद्धि देखी जा रही है। अगला सब पॉइंट है कि इस प्रकार का कार्बन टैक्स अन्य देशों को GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने तथा यूरोपीय संघ के कार्बन पदचिह्न को और कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और देखते हैं कार्बन लीकेज। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली कुछ व्यवसायों के लिए उस क्षेत्र में संचालन को महंगा बनाती है। जिसमें सब पॉइंट है कि यूरोपीय संघ के अधिकारियों को डर है कि ये व्यवसाय उन देश में अपना व्यवसाय स्थानांतरित करना पसंद कर सकते हैं जहां उत्सर्जन सीमा को लेकर विशेष सीमाएं नहीं हैं। जिसमें अगला सब पॉइंट है कि इसे कार्बन लीकेज के रूप में जाना जाता है और इसे दुनिया में कुल उत्सर्जन में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है कि जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन कर अक्षय ऊर्जा और सतत ईंधन पर निर्भरता में तेजी तब तक नहीं आएगी जब तक कि कार्बन कर नहीं लगेगा। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कार्बन कर लगाने के, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इनको हम देखते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि कार्बन कर का पहला पर्यावरणीय उद्देश्य एक ऐसी कीमत तय करना है जो वास्तविकता को दर्शाती है कि इस तरह के उत्सर्जन में कितनी लागत आती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बदलती जलवायु से होने वाले नुकसान का भुगतान वर्तमान में आम जनता को करना पड़ता है, जैसे गर्मी और सूखे से फसलों को नुकसान, स्वास्थ्य देखभाल की लागत और बाढ़ से संपत्ति का नुकसान, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाना आदि के लिए आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित करने वाले पर एक मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि क्या परमाणु ऊर्जा पर कार्बन टैक्स लागू होगा। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि कार्बन कर केवल कार्बन के उपयोग या इसके जलने और कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम स्वरूप उत्सर्जन पर लगाया जाता है। जिसमें अगला पॉइंट है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पर सीधे नहीं लगाया जाता है, हालांकि यह यूरेनियम के खनन, संवर्धन और परिवहन से निष्कर्षित CO2 पर लागू होगा। अन्य में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए सहायक जैसे कि ईंधन का उपयोग किया जाता है, उत्पादन और रेडियोधर्मी कचरे के भंडारण में लगाया जा सकता है। अब मुद्दे क्या है ये भी देखते हैं। तो बेसिक जैसे जान सकते हैं कि ब्राजील है, भारत है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है ना, 4 देश हैं। देशों के समूह ने एक संयुक्त बयान में यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह भेदभावपूर्ण एवं समानता तथा समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं CBDRRC के सिद्धांतों के विरुद्ध है। जिसमें सब पॉइंट है कि ये सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु विकासशील और संवेदनशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण के लिए दुनिया भर में एक समान मानक स्थापित करने की
यूरोपीय संघ की धारणा रियो घोषणा के अनुच्छेद 12 में निहित वैश्विक सहमति के विरुद्ध है, जिसके अनुसार विकसित देशों के लिए लागू मानकों को विकासशील देशों पर लागू नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि नीति संरक्षणवाद का प्रक्षण रूप में रूप भी माना जा सकता है, जिसमें सब पॉइंट है कि संरक्षणवाद सरकारी नीतियों को संदर्भित करता है जो घरेलू उद्योगों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। ऐसी नीतियों को आमतौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लक्ष्य के साथ लागू किया जाता है, जिसमें अगला सब पॉइंट है कि इसमें जोखिम है कि यह एक संरक्षणवादी उपकरण बन जाता है जो स्थानीय उद्योगों को तथाकथित हरित संरक्षणवाद में विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाता है। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, कार्बन बॉर्डर टैक्स को, ठीक है। तो भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में यूरोपीय संघ ने वर्ष 2020 में क्या है कि 62.8 यूरो बिलियन, ठीक है, जो 74.5 बिलियन यूएस डॉलर है, या भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 11.1% मूल्य के माल का व्यापार किया है। अगला पॉइंट है कि वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 41.36 बिलियन डॉलर का था। उसके बाद है अगला पॉइंट कि सीबीटी कार्बन बॉर्डर टैक्स में सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, तेल, रिफाइनरी, कागज, कांच, रसायन जैसे ऊर्जा गहन क्षेत्रों के साथ साथ विद्युत ऊर्जा भी शामिल होगा। अगला पॉइंट है कि यूरोपीय संघ में भारतीय निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करके यह कर भारतीय वस्तुओं को खरीदारों के लिए कम आकर्षक बना देगा और मांग को कम कर सकता है। अगला पॉइंट है कि यह कर बड़ी ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट वाली कंपनियों के लिए निकट भविष्य में गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करेगा। अब आगे की राह क्या है देखते हैं कि भारत यूरोपीय संघ की इस नीति का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य रूस, चीन और तुर्की है, जो कार्बन के बड़े उत्सर्जक हैं तथा यूरोपीय संघ को इस्पात, एल्यूमिनियम के प्रमुख निर्यातक हैं। अगला पॉइंट है कि सीमाओं पर आयातित सामानों पर शुल्क लगाने हेतु कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसा तंत्र स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रेरित कर सकता है, जिसमें अगला सब पॉइंट है कि लेकिन यदि यह नई तकनीकों और वित्त का पर्याप्त सहायता के बिना होता है तो यह विकासशील देशों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। जैसे कि भारत एक विकासशील देश है और भारत के लिए क्या है, यह नुकसानदेह हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जहां तक भारत का संबंध है उसे इस कर के लागू होने से होने वाले लाभ और हानि का आकलन करना चाहिए तथा द्विपक्षीय दृष्टिकोण के साथ यूरोपीय संघ से संवाद करना चाहिए। तो आज के लिए यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।